नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम ये टेस्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। 6 टेस्ट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं टेस्ट सीरीज के। और अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखना। और नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाना। ऐसा बेल आइकन नहीं दबाना कहने की वजह से वीडियो इसको सप्रेस भी कर देता है यूट्यूब का एल्गोरिथम, लेकिन कोई बात नहीं, बेल आइकन नहीं दबाना, बिना मतलब डिस्टर्बेंस होती है, नोटिफिकेशन जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इकोनॉमिक्स का ये टेस्ट है। पहला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स। देखो, रीजनल रूरल बैंक्स, भारत में बैंकिंग दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक शेड्यूल बैंक होता है और दूसरा अनशेड्यूल बैंक होता है। शेड्यूल बैंक में भी दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव से यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं है। कमर्शियल बैंक में फिर तीन डाइवर्जन हो जाते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो रीजनल रूरल बैंक होता है। अब रीजनल रूरल बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये याद रखना है कि 1975 में बना था। आगे पढ़ते हैं हम। They are jointly set up by central government, state government and a public sector bank, with the state government holding majority of stake। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों का स्टेक तो होता है, लेकिन जो मेजोरिटी स्टेक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, 50% के आसपास। तो ये ऑप्शन गलत है। दे आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई एंड सुपरवाइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेटेड बाई आरबीआई नहीं रेगुलेट करते इसको, रेगुलेट करने के लिए अलग से संस्था है, नाबार्ड कहते हैं उसको, नेशनल बैंकिंग एग्रीकल्चर रीडेवलपमेंट ऐसे कुछ नाम है उसका। तो ये भी गलत है। द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर आरआरबी इज 90% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। पिछले किसी टेस्ट में हमने देखा होगा, आपको याद होगा, हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें दिया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वही होता है कि बैंकों को कुछ टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतना लेंड करना ही करना है, जैसे एग्रीकल्चर को एजुकेशन लोन या फिर एमएसएमई वगैरह को। तो जो आरआरबीज के लिए होता है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों में होते हैं, तो इनका कुछ थ्रेशोल्ड होता है जो 75% होता है, 90% नहीं होता है, कि आपको देना ही देना है इतना ग्रामीण लोगों को या फिर किसानों को। तो 75% होता है वो लिमिट, 90% नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका 1 2 3 तीनों ही गलत है। तो इसका क्या पूछा, स्टेटमेंट आर करेक्ट है, उसका आंसर हो जाएगा डी, नन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले का आंसर डी है, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक, देखो इसको बनाया गया था 1975 में, ऑर्डिनेंस से बनाया था पहले, फिर बाद में इसके लिए एक्ट लेके आए थे 1976 में। ऑनरशिप स्ट्रक्चर इसको ऑन करता है केंद्र सरकार 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, सबसे कम है इसका। और स्पॉन्सर बैंक जो भी बैंक होगा, जैसे आईसीआईसीआई हो सकता है, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, तो उसका स्पॉन्सरशिप बैंक का 35% शेयर रहता है इसमें। इसका रेगुलेशन करता है नाबार्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही, इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है, एक्सटेंडिंग क्रेडिट, ठीक है। तो बाकी और कुछ इसमें, हाँ, आरआरबी का देखो, अभी प्रायोरिटी सेक्टर जो इनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है वो 75% है इनका, मतलब 100 में से 75 रुपये इनको प्रायोरिटी सेक्टर ही लेंड करना है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्सेप्ट डिस्कसेस दैट taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure when the government increases spending by borrowing today, which will rapid which will be rapid sorry repaid by taxes in the future. It will have the same impact on the economy as an increase in the government expenditure that is financed by टैक्स इंक्रीज टुडे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार को अगर कुछ काम करना होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो कैसे ले, या तो वो टैक्स बढ़ाते हैं या तो फिर वो बोरो करेंगे मार्केट से या फिर बाहर से, जहाँ से भी। तो ये एक प्रिंसिपल होता है, इसका आंसर रिकार्डियन प्रिंसिपल होगा। ये रिकार्डियन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर सरकार आज टैक्स बढ़ा के कोई काम कर रही है तो उसका इम्पैक्ट वही होगा। सरकार बोरो करके अगर टैक्स कुछ काम करेगी और उस पर बाद में टैक्स लगाएगी, तो दोनों का इम्पैक्ट सेम टू सेम होगा, यही कहना चाहता है ये। तो रिकार्डियन एक कोई था, इकोनॉमिस्ट था, उसने ये प्रिंसिपल दिया था। वैसे लॉजिकली ये देखा जाए तो सही भी है, आज भी अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि या तो सरकार बोरो करके करती है तो फिर हमें टैक्स वगैरह बढ़ा देते हैं बाद में, तो देना ही पड़ता है। और यही सोच के भी सर फिलहाल सरकार ने टैक्स कम कर दिया ना 12 लाख तक, ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े। तो ये रिकार्डियन इक्विवेलेंस होगा इसका आंसर। और ये फिलिप इक्विवेलेंस, फिलिप कर्व भी होता है, ये हमें बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेबल इनवर्स रिलेशन है। नाशियन इक्विवेलेंस मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। स्मिथियन इक्विवेलेंस ये बताता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन ड्राइवर क्या है, आपका लेबर का स्पेशलाइजेशन कैसा है, उसको कितना आता है, ये बात बताता है स्मिथियन इक्विवेलेंस। हमें रिकार्डियन से मतलब है, तो इसका आंसर ए ही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया इन्होंने। सेकेंड का आंसर ए है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट अपना बजट डेफिसिट मतलब कितना उनको पैसे की कमी है, जितना राजस्व है आ रहा है, जितना जा रहा है उसमें से माइनस करते हैं और डेफिसिट आता है। तो या तो उसको टैक्सेशन से पूरा करेंगे, बोरो करेंगे, या फिर पैसे छापेंगे। भारत में तो संभव नहीं है, पैसे छापेंगे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यूजुअली सरकार क्या करती है, तो बोरो करती है,
अभी ये यूएस में सुनने में भी आ रहा था कुछ टाइम पहले कि वो पैसे उनका गवर्नमेंट डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया, ट्रिलियन डॉलर्स में, कई ट्रिलियन डॉलर से 28, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो पैसे छापने का सोचते हैं, उसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। तो वैसे भारत में तो संभव नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सरकार या तो टैक्स बढ़ा देगी या तो फिर बोरो करेगी। तो अगर सरकार टैक्स बढ़ा के काम कुछ करती है या फिर बोरो करती है तो दोनों का इम्पैक्ट लॉन्ग रन में सेम ही होता है। क्योंकि जो सरकार अगर बोरो करके कुछ काम करेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि भविष्य में उनके जो बच्चे होंगे, जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनको देना पड़ेगा। तो आज से ही वो सेविंग्स करने लगेंगे। यही इसका कहने का मतलब है। इसको दिया था किसने? डेविड रिकार्डो ने दिया था। ये इकोनॉमिस्ट था, ये 19वीं सेंचुरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक आध क्वेश्चन ऐसे बाउंसर आ जाते हैं कहीं कहीं पे। द आउटपुट ऑफ द जापानीज कार कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। देखो, कंपनी विदेशी है और है भारत की टेरिटरी में, ये बात ध्यान देने वाली है। जीडीपी जीएनपी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा आता है, एनसीईआरटी में भी दिया ये इंक्लूडेड इन। अब ये कंपनी जो काम करेगी वो किस में इंक्लूड होगा, ये पूछना चाहते हैं। जापान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये क्या जापान की जीडीपी में ऐड होगा और भारत के जीएनपी में। जीएनपी मतलब कि जो नेशनल होते हैं ना हमारे, वो कुछ काम करेंगे तो वो ऐड होना चाहिए जीएनपी में। तो ये भारत का नेशनल तो है नहीं, तो ये गलत है। इंक्लूडेड इन बोथ जापान एंड इंडियाज जीडीपी, ये भी गलत है। इंक्लूडेड इन इंडियाज जीडीपी बट इन जापान जीएनपी। देखो, क्योंकि कंपनी जापान की है तो उनका नेशनल है ना ये, तो उनके जीएनपी में ऐड होगा। और क्योंकि भारत की टेरिटरी में ये लोकेटेड है तो ये भारत के जीडीपी में ऐड होगा। तो ये आंसर इसका सही है। ये भी देख लेते हैं। इंक्लूडेड इन बोथ जापान, ये गलत है, बोथ में नहीं होगा, एक ही में होगा। इसका आंसर देखते हैं थर्ड का सी। ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक सा, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। हमें ये देखना है। देखो, जीडीपी में अगर आपकी टेरिटरी में कुछ काम होता है, चाहे वो जो कोई करे, तो वो ऐड होगा। जीएनपी में विदेश में रहने वाले भारतीय या फिर किसी देश के अगर नागरिक हैं विदेशों में रहते हैं तो वो उस देश की जीएनपी में ऐड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग विद करेंसी इन सर्कुलेशन। देखो, मनी दो प्रकार के होते हैं। जो लिक्विड मनी होता है, जैसे कि कॉइन हो गया, नोट हो गया, जो कि अवेलेबल होते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए। तो ब्रॉड मनी होता है एक, और एक होता है नैरो मनी। तो नैरो मनी में हमारा आता है, देखो सबसे पहले होता है M1 जो कि सबसे लिक्विड होता है, जैसे कि नोट वगैरह हो गए। M2 भी जो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं उसको कह सकते हैं। और उसके बाद आते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, तो इसका पूछा क्या है इसने, द टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाई कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाई बैंक्स बोथ ए एंड बी, कैश रिजर्व्स हेल्ड बाई। देखो, कैश रिजर्व्स तो बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि मतलब उसको तुरंत तो हम लिक्विड नहीं कर सकते। तो ब्रॉड मनी में आना चाहिए टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाई कमर्शियल बैंक हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाई बैंक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर सी लगता है मुझे। देखते इसका आंसर इसका सी दिया। ठीक है, तो ब्रॉड मनी क्या होता है, चार प्रकार के मेनली होते हैं, M1 M2 M2 3 M3 M4, और M0 भी एक कहते हैं, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। देखो, ब्रॉड मनी नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट हेल्ड विद कमर्शियल बैंक, जो हम बैंक में पैसे जमा करते हैं वो, और पोस्ट ऑफिस की सेविंग, उसको ब्रॉड मनी कह देंगे हम, पूरा जो टोटल पैसा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मनी हेल्ड विद द पब्लिक हैज टू मोस्ट लिक्विड कंपोनेंट, या तो करेंसी डिपॉजिट होगा या फिर डिमांड डिपॉजिट कंपोनेंट होगा। अब टू कंपोनेंट आर नैरो मनी, क्योंकि इसको हम जल्दी से मतलब इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए नैरो मनी है। टाइम डिपॉजिट्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड हेंस कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर एक्सपायरी पीरियड, इसमें आप ले सकते हो, जैसे कि एफडी वगैरह हो गया। M3 और ब्रॉड मनी इज देयरफॉर कैलकुलेटेड एज नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, मतलब ये नैरो मनी तो ऐड होगा ही, उसके बाद से जो बैंकों में पैसा जमा है वो भी ऐड होगा। ब्रॉड मनी डज नॉट इंक्लूड द इंटरबैंक डिपॉजिट्स विद ऑल बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब आपस में जो बैंक लेन देन रखते हैं दूसरे खाते में उसको नहीं ऐड करेंगे हम बस ब्रॉड मनी में। बाकी जो M3 और M4 है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है, और मतलब वो सबसे ज़्यादा नॉन लिक्विड होता है। उसमें आप क्या आते हैं, बॉन्ड हो गया या फिर सोवरिन करेंसी वाले जो हम सेव करके डिपॉजिट रखते हैं वो सब आता है। और जो मैंने शुरू में बताया था M0 जो कहते हैं वो मॉनेटरी बेसिस, तो यहाँ पे दिया भी है। तो वो RBI काउंट करते हैं, मतलब जो बैंक RBI के पास अपने पैसे CRR SLR ये सब हम देखते हैं ना, तो वो जो उसके साथ RBI के साथ रहता है उसको M0 कहते हैं, वो मॉनेटरी बेस ही है। अगला प्रश्न हम करते हैं।
इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले। Under this private partnership model, the cost is completely borne by the government. The government invites bids for engineering knowledge from private players. Procurement of raw materials and construction costs are made by the government. The private sector participation is minimal and is limited to the provision of engineering expertise. देखो, जो ये हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनता है, पीपीपी मॉडल जो होता है वो 4-5 प्रकार का होता है, मेजरली 5 प्रकार का होता है। एक होता है बीओटी, जिसमें बिल्ड और ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि बिल्डर बनाएगा, सरकार को ट्रांसफर कर देगा, सरकार उसको पैसे दे देगी 5-6 महीने में, जितने महीने में, धीरे धीरे करके पैसे दे। दूसरा होता है बॉट और टोल। तो बॉट और टोल होता है मतलब कि बीओटी और टोल। इसमें क्या होगा कि टोल वो खुद कलेक्ट करेगा जो बना रहा है। एक होता है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें सारा काम वो बना के देगा और बाकी एक्सपर्टीज शायद बाहर से लेते हैं। और एक होता है डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट ट्रांसफर, डीबीओटी कहते हैं उसको, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है वो। तो उसमें डिजाइन वगैरह बाहर से मतलब वो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी क्या भारत सरकार यूजुअली फॉलो करती है, पहले बीओटी वगैरह ये सब कर रहे थे, लेकिन अभी ये एचएएम फॉलो कर रहे हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें क्या ये तीन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया इन्होंने, कि इसमें पहले कुछ पैसा सॉरी सरकार लगाएगी और कुछ पैसा जो बिल्डर होगा वो लगाएगा, जैसे 60-40 का रेशियो का होता है। तो जो बिल्डर होता है उसके पास पैसे नहीं होते तो वो बॉन्ड भी मार्केट से उठा, मतलब पैसे मार्केट से भी उठा सकता है वो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और इसमें एक्सपर्टीज बाहर से लेते हैं। और इसमें ये भी फायदा होता है कि जो नुकसान होगा वो उसका भी होगा, जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसका भी होगा और सरकार का भी होगा। तो एक व्यक्ति का नुकसान भी नहीं होगा और फायदा भी दोनों का होगा। और उसके बाद रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ भी टाइम पे मिलता रहेगा, क्योंकि सरकार उसमें सोवरेन बॉडी इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर देखते हैं इसका। यार इसका आंसर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, आंसर बी कैसे हो गया इसका? एक सेकेंड, आंसर इसका डी है। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बी लिखा है, पता नहीं क्यों, कुछ गड़बड़ है। पढ़ लेते इसको, समझ में आ जाएगा। वैसे एचएम ही होगा। सरकार ने इसको पीपीपी मॉडल रिवाइव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल मैंने बता दिया, टोल मॉडल बता दिया। और इंजीनियरिंग ईपीसी मॉडल में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स का नॉलेज यूज होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सरकार सबमिट वो लेके आती है। और एचएम में इसका सबका मिक्सचर हो जाता है, 40% प्रोजेक्ट का वो देगा और बाकी 60% अपना वो डेवलपर खुद मैनेज करेगा। 60-40 का रेशियो होता है जो करे। ठीक है, देखो यहाँ पे 40% दिया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। ये आंसर इसका पता नहीं क्यों बी दिया है, यहाँ पर पीछे डी दिया है, देख लेना अलग से भी अगर कुछ देखना हो तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल। देखो ट्रेजरी बिल होता है जब भी सरकार को पैसे अचानक से चाहिए होते हैं या किसी चीज़ के लिए कुछ उनको पैसे चाहिए, तो वो आपने सुना होगा सरकार बॉन्ड वगैरह ले आती है, तो उसकी बात कर रहा है। दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट आर इशूड एट डिस्काउंट एट रिडीम्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। जीरो कूपन मतलब कहने का ये, जैसे मान लो कि अगर कोई ट्रेजरी बिल सरकार इशू करती है, 100 रुपए का है वो, तो उसको जो खरीदेगा वो उसको 90 रुपए में ही खरीदेगा, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। और जीरो कूपन क्योंकि उस पर कुछ फायदा नहीं मिलेगा, इसको जब सरकार को वापस करेगा सरकार इसको 100 रुपए ही देगी, तो जो उसका फेस वैल्यू है उस पर ही रिडीम होता है। तो ये बात सही है, जैसे 100 का था तो 100 का ही, लेकिन बेचते टाइम जब सरकार ने उसको दिया था 90 रुपए का दिया था। दिस आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द मैच्योरिटी फॉर मैच्योरिटीज ऑफ मोर देन 364 डेज। नहीं, ये 1 साल से कम टाइम के लिए इशू होता है, तो 364 दिन, मोर देन 364 नहीं होगा, लेस देन 364 होगा। यूजुअली 6 महीने 90 दिन ऐसे करके होता है ये, तो ये बात गलत है। तो इसका आंसर 1 ओनली हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 8, देखो ट्रेजरी बिल जीरो कूपन। जीरो कूपन कहने का मतलब यही है कि जितने पे बेचना है उतने पे ही वापस लेगी सरकार, लेकिन बेचा जो है वो कम डिस्काउंटेड रेट पे बेचा है। 90 रुपए का बेचा है, 100 रुपए की चीज 90 रुपए में इनको दी है, वापस इनसे जब लेंगे तो उनको 100 रुपए वापस कर देंगे, तो वही जो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वही इसका फायदा होता है जिसने भी खरीदा है इन्वेस्टर को। तो ये शॉर्ट टर्म रिसीट एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब अपने काम के लिए सरकार यूज कर सकती है इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी आया तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये ट्रेड से रिलेटेड है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना उससे रिलेटेड। अब देख लेते हैं।
It is a comprehensive record of all the economic transaction between the government of a country and the government of the rest of the world over a specific period. Transaction between government and government, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी अब ट्रेड वॉर जो भी शुरू होने वाला है यूएस चाइना के बीच, या पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप शुरू करने वाले हैं, तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको लगभग रोज सुनने को मिलेगा। उनका यही दिक्कत है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है सभी देशों से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टैरिफ लगाएंगे हम। टैरिफ वही होता है जो दूसरे देशों से सामान आ रहा है या जा रहा है उस पर लगा दे टैक्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेगा आपको आने वाले समय में, अभी भी आ ही रहा है। इट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कंट्रीज डोमेस्टिक बजट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यू। बिल्कुल गलत है, ये ट्रेड से लेना देना होता है, इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है। इट इज अ मेजर ऑफ द कंट्रीज नेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। गलत है ये भी। इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड पीरियड। बिल्कुल ठीक है, यही होगा इसका आंसर। जो हम गुड्स या सर्विसेज या फिर एसेट्स में लेन देन करते हैं दूसरे देशों से, वही वही डिफाइन करता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। आंसर देखते हैं इसका, 7th का डी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बताया यहाँ पे पूरा कहानी। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स। अब इसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो हम, जैसे कि टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज जो लेन देन करते हैं, जैसे कि फॉरेक्स और रेमिटेंस। फॉरेन एड आती है, अब तो एड ही आना बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। दिस रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है, ऐसी चीजें जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे कि एफडीआई हो गया, नहीं सॉरी, एफडीआई नॉन फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, जैसे कि सेल ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, या फिर एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसी चीजें जो आ रही हैं पैसे के फॉर्म में, जो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन होते दिख नहीं रहे लेकिन आ रही हैं, कैपिटल अकाउंट में वो हो जाएगा। जो टेंजिबल, मतलब कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दिया एफडीआई में, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ गया। Financial account, this tracks changes in countries holding of foreign assets and liabilities including official reserves। जैसे कि इसमें क्या जाएगा, सोवरेन गोल्ड, सोवरेन जो हमारा है ना, उसमें क्या कहते हैं उसको, जो आईएमएफ के साथ हम रखते हैं, एसडीआर, जो सोवरेन ड्रॉइंग राइट्स होती हैं, एसडीआर होता है, उसको मान सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं उसको, एसडीआर, सोवरेन नहीं होता। एक्सप्लेनेशन इन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो गलत है उनके एक्सप्लेनेशन दिया वो हमें देखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, पढ़ते टाइम वो तो बता दिया था मैंने। विद रेफरेंस टू एमएसएमई कैटेगराइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो जो एमएसएमई कैटेगराइजेशन था, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी जो बजट आया था उसमें सरकार ने ये पूरा कहानी बदल दिया है। तो हम इसको कर लेते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ क्या कहानी हो गई। अब ये पूरा क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए, वर्तमान के लिए गलत हो जाता है, पढ़ लेते हैं फिर भी। माइक्रो एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। देखो जो माइक्रो एंटरप्राइज पहले थी उसका लिमिट सरकार ने अब 2.5 करोड़ कर दिया, ठीक है, 2.5 करोड़, ये याद रखना। एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। जो ये एनुअल टर्नओवर था इसको 5 को 10 कर दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत। स्मॉल एंटरप्राइज आर दोज हुज इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़। अब इसको 10 को बढ़ा के 25 कर दिया है, और इसका जो एनुअल टर्नओवर था इसको 50 से 100 कर दिया। अभी वाले बजट में बता रहा हूँ मैं, जो 4 दिन पहले आया, 1 फरवरी को आया था। मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या कर दिया इन्होंने, 100 करोड़ पहले भी नहीं था, पहले था 50 करोड़, जो 50 को अब 125 करोड़ कर दिया है। और जो इसका टर्नओवर था पहले 250 करोड़ था, अब 500 करोड़ कर दिया। पूरे क्वेश्चन में केवल ये बात सही है यहाँ पे, जो उस टाइम पे गलत होगी क्वेश्चन के हिसाब से, अभी फिलहाल के लिए सही है। तो इसका ये थ्रेशोल्ड याद रखना, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम नहीं देखेंगे, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, यही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफडीआई एंड एफपीआई इन इंडिया। एफडीआई और एफपीआई के बारे में पूछा है इसने। देखो एफडीआई जो होता है, अगर किसी कंपनी में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ कैपिटल पैसा लगा रही है कोई विदेशी कंपनी, या तो फिर किसी कंपनी में भी लगा रही है, उसको हम एफडीआई कहते हैं, अगर 10% ज़्यादा होल्डिंग इनकी हो जाती है। और एफपीआई होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या फायदे के लिए कुछ समय के लिए कंपनियां निवेश करती हैं। जैसे आपने सुना होगा, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो लोग बोलते हैं कि एफपीआई अपना पैसा निकाल लें, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो होती है। अगर बाहर पैसा अपना लेके जाते हैं तो मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पे, मतलब मार्केट पे उसका असर पड़ता है। तो पढ़ते हैं क्या दिया इसमें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ठीक है, पढ़ने में तो वैसे सही लग रहा है। एफपीआई ऑफन लीड्स टू,
क्योंकि देखो इसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं लिखा ना, तो सर्टेन कंडीशन में बात आ जाएगी 10% वाली, वही जो मैं कह रहा था। अगर लिस्टेड कंपनी में 10% ज़्यादा का निवेश होता है विदेशों से, तो उसको हम एफडीआई में काउंट कर सकते हैं। अब एफपीआई की बात कर रहा है। एफपीआई ऑफन लीड्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द होस्ट कंट्री, वेयरएज एफडीआई प्राइमरीली अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। एफपीआई में नहीं, एफडीआई में होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि एफपीआई तो केवल स्टॉक में, सेकेंडरी मार्केट में पैसे लगाते हैं, पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं, डिविडेंड या फिर प्रॉफिट के लिए ही लगाते हैं वो पैसे। बाकी उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि देश की भलाई करेंगे या कुछ। वैसे वो नुकसान नहीं होता अगर पैसे निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला, जहाँ तक मुझे लगता है, और दूसरा तो गलत ही है। देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये 8th का हमने किया नहीं था तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का, ये हमने क्या लगाया, क्वेश्चन 9th का यही लगाया, ठीक है, आंसर यही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डिप्लॉइंग कैपिटल, ठीक है, कहानी नहीं जानना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा दिया। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होता है जब बाहर कोई रहने वाला व्यक्ति अगर 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एफपीआई कहते हैं, और लेस देन द 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द ईच सीरीज ऑफ द, मतलब जितना उसका कैपिटल उसमें 10% से उसका कम हो तो उसको एफपीआई मानते हैं, 10% ज़्यादा तो एफडीआई मानते हैं, और बाकी तो कैपिटल वगैरह में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको एफडीआई कहते ही हैं। बाकी लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी है, इतना सब हमें देखने का समय नहीं। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है। ये 1995 में बनी थी बॉडी, जो बहुत पॉपुलर एक कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद विभाजन हुआ था, जो क्या उसका ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस नाम है उसका, 1944 में हुआ था। उसके बाद 2 बॉडीज बनी थी, एक वर्ल्ड बैंक बना था और आईएमएफ बना था और गैट बना था। तो वहां से निकल के आता है इसका ओरिजिन। फिर यार एक सेकेंड, तो चलो ये सेशन यहाँ भी बंद करते, कॉल आ रही है, फिर अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।